नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच अलास्का में बातचीत शुरू हो गई है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली आधिकारिक बैठक है और इस बैठक की शुरुआत में ही दोनों में ठन गई। तो चलिए जानते हैं कि इस बैठक के दौरान अमेरिका और चीन के बीच क्या बातचीत हुई। अमेरिका और चीन के बीच अलास्का में बातचीत शुरू हो गई है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली आधिकारिक बैठक है और बैठक की शुरुआत में ही दोनों में ठन गई। चीन ने जहां आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया है, तो वहीं अमेरिका ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उसे अपनी आदतों में सुधार करना होगा। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान और चीन के विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यांग जीची भाग ले रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग के निदेशक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यांग जीची ने कहा कि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराते हुए स्पष्ट किया है कि आंतरिक मामलों में दखलंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कोई देश चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बंद नहीं करता, तो हम कड़ा जवाब देने को विवश हो जाएंगे। जीची ने यह भी कहा कि दोनों देशों को कोल्ड वॉर वाली मानसिकता छोड़नी होगी। इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भी चीन को जमकर सुनाया। उन्होंने बीजिंग को चेतावनी दी कि वह वैश्विक व्यवस्था का सम्मान न करे या और ज्यादा हिंसक दुनिया का सामना करे। विदेश मंत्री ने अलास्का में चीनी अधिकारियों से कहा, शिजियांग, हांगकांग, ताइवान, अमेरिका पर साइबर हमले और अमेरिका के दोस्तों के खिलाफ आर्थिक सीनाजोरी ने कानून आधिकारिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर दिया है। ब्लिंकन ने आगे कहा कि अमेरिका का इरादा कानून आधारित व्यवस्था की रक्षा करना है, जो वैश्विक स्थिरता को बनाती है। इसके बिना दुनिया और ज्यादा हिंसक हो जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के इस दावे को भी खारिज कर दिया। शिनजियांग, हांगकांग और ताइवान उसका आंतरिक मामला है। ब्लिंकन के तीखे तेवर देखकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी भड़क गए। उन्होंने कहा, मेहमानों का इस तरह स्वागत नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बाद दोनों पक्षों में काफी देर तक गहमागहमी चलती रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारतवंशी कमला हैरिस के सरकारी आवास के बाहर से एक 31 वर्षीय व्यक्ति को हथियार और गोला बारूद रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि हैरिस और उनके पति अभी उस घर में नहीं रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कमला हैरिस के घर पर घटे इस पूरी घटना के बारे में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पुलिस ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के आवास के पास से एक व्यक्ति को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अभी उस घर में नहीं रहती हैं। फिलहाल आवास में मरम्मत का काम चल रहा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा कि टेक्सास से खुफिया जानकारी मिलने के बाद बुधवार को व्यक्ति को मैसाचुसेट्स एवेन्यू में देखा गया और उपराष्ट्रपति के आवास के पास तैनात खुफिया सेवा के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। हैरिस और उनके पति इस आवास में मरम्मत का काम चलने के कारण अभी नहीं रह रहे हैं। हैरिस व्हाइट हाउस के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में रह रही हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि सैन एंटोनियो के पॉल मुरे को भारी मात्रा में गोला बारूद भरने वाले उपकरण, एक खतरनाक हथियार, राइफल और गोला बारूद रखने के आरोपों में पकड़ा गया है।
जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है, तो वहीं इसी बीच जिब्राल्टर पहला ऐसा देश बन गया है जहां पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने अपनी इस उपाधि को लेकर खुशी जताई है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है अपनी इस उपलब्धि को लेकर। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है, तो वहीं इसी बीच जिब्राल्टर पहला ऐसा देश बन गया है जहां पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने बीते गुरुवार को बताया कि इस ब्रिटिश क्षेत्र ने ये उपलब्धि हासिल की है। जिब्राल्टर की आबादी महज 33,000 है। यहाँ 4,263 कोरोना मरीज मिले थे, जबकि 94 की मौत हो गई थी। मैट हैनकॉक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बारे में कहा कि मुझे काफी खुशी हो रही है कि जिब्राल्टर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी पूरी वयस्क आबादी के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा, मैं इस संकट के समय में अभी जिब्राल्टर नागरिकों के धैर्य और साहस की तारीफ करता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, मैं इससे सहमत हूँ कि टीकाकरण कार्यक्रम ब्रिटिश फैमिली ऑफ नेशंस की टीम भावना की बदौलत सफल रहा है। चीफ मिनिस्टर फैबियन पिकार्डो ने टीकाकरण अभियान के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार का आभार व्यक्त किया। जिब्राल्टर की सफलता उस वक्त सामने आई जब स्पेन और यूरोपीय देशों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर उथल-पुथल थी। हालांकि यूरोपीय यूनियन की ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। इसके बाद इटली, फ्रांस समेत कई देशों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि उसकी शुरुआती जांच में वैक्सीन के प्रभाव से रक्त जमने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि यूरोप के 18 देश इस वैक्सीन पर लगाए गए अपने प्रतिबंधों को जल्द खत्म कर सकते हैं। पहले दावा किया गया था कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों के शरीर में खून के थक्के जम रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी एक प्रतिमा को लेकर सुर्खियों में हैं। इस खास प्रतिमा में उन्हें न्यूड दिखाया गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मूर्ति को किसने बनवाया और कैसे उसे हबीमा चौक पर लगाया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी एक प्रतिमा को लेकर सुर्खियों में हैं। इस खास प्रतिमा में उन्हें बिना कपड़ों के दिखाया गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मूर्ति को किसने बनवाया है और कैसे उसे हबीमा चौक पर लगाया गया। नेतन्याहू की प्रतिमा के नीचे इजरायली हीरो लिखा हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन दिनों राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। सहयोगी पार्टी वादा खिलाफी का आरोप लगाकर उनका साथ छोड़ चुकी है और भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों को लेकर भी उनकी छवि प्रभावित हुई है। 5 मीटर ऊंची और लगभग 6 टन भारी इस मूर्ति को लेकर इजराइल में विवाद शुरू हो गया है। प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर मूर्ति को किसने बनवाया है और उसे चौक पर सबकी नजरों से बचाकर कैसे लगाया गया।
मूर्ति पर बवाल होने के बाद नगर निगम अधिकारियों ने उसे हटा दिया। ये मूर्ति ऐसे समय में लगाई गई है जब नेतन्याहू अगले सप्ताह होने वाले चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इजराइल में 23 मार्च को चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि ये 2 सालों में चौथा मौका है जब देश को आम चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू भले ही चुनाव में अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बार उनकी राह मुश्किल हो सकती है। क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता में उनके प्रति काफी गुस्सा है। इसके अलावा सहयोगी पार्टी भी उनका साथ छोड़ चुकी है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए कई देशों ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। फ्रांस में भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स ने सीमित लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। तो चलिए जानते हैं कि फ्रांस में इस लॉकडाउन में क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। इसको देखते हुए कई देशों ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। फ्रांस में भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स ने सीमित लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स ने बीते गुरुवार को बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर पेरिस समेत देश के 16 क्षेत्रों में 1 महीने का लॉकडाउन लगाया है। पीएम ने कहा, यह स्पष्ट रूप से लोगों को बाहर रहने की अनुमति देने के बारे में है, लेकिन दोस्तों के घर जाकर पार्टी करने या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भूलकर बहुत से लोगों से मिलने के लिए नहीं है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अनुमोदन प्रमाण पत्र होने के बाद ही उन्हें बाहर घूमने या व्यायाम करने की अनुमति दी जाएगी। वो अपने घर से 10 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जा सकते। रात के समय कर्फ्यू वर्तमान में शाम 6 बजे से नए उपायों के लागू होने पर शाम 7 बजे तक बढ़ाया जाएगा। स्कूल और विश्वविद्यालय खुले रहेंगे, आवश्यक व्यवसाय खुले रहेंगे और इनमें अब पुस्तक की दुकानें और संगीत की दुकानें शामिल होंगी। इससे पहले कैस्टेक्स ने बीते मंगलवार को कहा कि देश ने कोविड-19 संक्रमणों की एक तरह की तीसरी लहर में प्रवेश किया है। इस तरह के मामलों के बीच वायरस के कई प्रकारों ने राष्ट्र को प्रभावित किया है। कैस्टेक्स ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, महामारी ओवर टाइम खेल रही है, जिसे हम तीसरी लहर के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका के एक सांसद ने रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन भारत यात्रा के दौरान रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली खरीद तथा मानवाधिकार के मुद्दे पर बातचीत का अनुरोध किया है। सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर ने ऑस्टिन को एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है। तो चलिए जानते हैं कि सीनेटर ने और क्या कुछ कहा है हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका के एक सांसद ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से इस सप्ताह होने वाली भारत यात्रा के दौरान रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली खरीद तथा मानव अधिकारों के मुद्दे पर बातचीत का अनुरोध किया। सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर रॉबर्ट मेंडेज ने ऑस्टिन को लिखे एक पत्र में कहा, 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका भारत के बीच सही साझेदारी महत्वपूर्ण है और इसमें भारत सरकार से लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बरकरार रखने का अनुरोध करना भी शामिल है।
पत्र के प्रति बीते बुधवार को जारी किया गया है। ऑस्टिन का 19 से 21 मार्च के दौरान अपनी भारत यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात का कार्यक्रम है। ऑस्टिन पहले ऐसे अमेरिकी विदेश मंत्री हैं जिन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना है। मेंडेज ने कहा, आपकी आगामी यात्रा के दौरान भारतीय समकक्षों से मुलाकात के दौरान मैं आपसे सुरक्षा सहयोग समेत सभी मुद्दों पर स्पष्ट रुख रखने का अनुरोध करता हूं। अमेरिका भारत संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। खबर ये भी है कि भारत की रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने की योजना है। इस पर मेंडेज ने कहा कि अगर भारत यह मिसाइल प्रणाली खरीदने की राह पर बढ़ता है तो यह स्पष्ट तौर पर रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में खरीदारी संबंधी प्रतिबंधों के दायरे में आता है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि भारत अमेरिकी व्यापार संधि का हिस्सा नहीं है और उसके सोवियत एवं रूसी सेनाओं के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं। हालांकि अगर भारत S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदता है तो यह CAATSA के अनुच्छेद 231 के तहत रूस के साथ रक्षा क्षेत्र खरीदारी संबंधी प्रतिबंधों के दायरे में आता है। अमेरिकी सांसद ने कहा, नए कृषि कानून का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों और पत्रकारों तथा सरकारी आलोचकों पर कार्रवाई भारत में लोकतंत्र की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में मुस्लिम विरोधी भावनाएं उग्र होने और नागरिकता संशोधन कानून जैसी सरकार की कार्रवाई, राजनीतिक संवाद खत्म होने और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी तथा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ राजद्रोह कानूनों के इस्तेमाल से मानव अधिकारों के लिहाज से भारत की स्थिति को नुकसान पहुंचा है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।